चलो बेटा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आयनेशन एनर्जी वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। अब आयनेशन एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है क्या नहीं होता, आइए पहले उसको डिस्कस करते हैं जनरल, फिर उसके बाद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं जो बात बता रहा हूं उसको समझिएगा बेटा। टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ईए, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एनसीईआरटी में दोनों में से जो टर्म आपको लिख के दी गई है वो टर्म है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जनरली किसके ऊपर बेस्ड होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर हम लोग बोले तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है किससे बेटा, डेल्टा एचईजी से। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसको रिप्रेजेंट किया किससे जाएगा बेटा, ईए से। ठीक है, हम लोग लेक्चर के अंदर इसको समझेंगे मेनली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझना आसान होता है। और एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हमने समझ लिया तो बस उसी का ठीक उल्टा किसमें करना होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। ठीक उल्टा करने का मतलब क्या है कि अगर ईए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एचईजी का वैल्यू नेगेटिव होगा, और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जीरो है ना, जीरो नेगेटिव को एक ही मान के चलेंगे, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव हुआ तो इसका वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि दोनों का साइन कन्वेंशन अलग होता है, बाकी वैल्यूज के हिसाब से अगर ये मोर है तो ये भी मोर होगा, ये लेस है तो ये भी लेस होगा, बस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो होता क्या है इस पूरे टॉपिक में वो समझते हैं। इस टॉपिक में आपको क्या बोला गया है बेटा, कोई भी एटम अगर है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। मान लो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया, जैसे आईई में हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहां पर हम आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐड करके वहां पर हम लोग कैटायन बना रहे थे, यहां पर हम लोग एनायन बनाएंगे। अब एनायन बनाते वक्त आप चाहो तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, या एक के बाद एक और ऐड कर दो, या उसके बाद एक और ऐड कर दो, वो सारी बातें किसके अंदर आ जाएगी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज में। तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और फिर उसके बाद सक्सेसिव के ऊपर आएंगे। बेटा किसी भी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1-। ऐसे एनायन को क्या बोला जाएगा बेटा, मोनो नेगेटिव एनायन या फिर मोनो चार्ज्ड एनायन। ठीक है, तो कभी भी मैं टर्म बोलूं मोनो नेगेटिव एनायन या मोनो चार्ज्ड एनायन या यूनी नेगेटिव एनायन या यूनी चार्ज्ड एनायन, तो बेटा मोनो नेगेटिव या यूनी चार्ज्ड का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, अब देखो पहले मोनो नेगेटिव एनायन की बात करते हैं। बेटा इस एटम में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। अब इसमें दो बातें हो सकती है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, या तो वो एटम खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, या तो ये जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन के लिए खुद ब खुद अट्रैक्शन दिखा रहा होगा, या ये इलेक्ट्रॉन के लिए खुद ब खुद अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, और उनमें से एनसीईआरटी जब इस टॉपिक की बात करता है तो केवल एस और पी ब्लॉक की बात करता है, मतलब डी और एफ ब्लॉक के लिए क्वेश्चन ना कभी आया है ना कभी आएगा, और एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है। तो अब हम जब बात करेंगे तो हम एस और पी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाता है तो क्या क्या हो सकता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाता है तो क्या क्या हो सकता है, और कौन से ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखा रहे होंगे और कौन से ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे होंगे, उसको समझिए। सबसे पहली बात, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्यों दिखाएगा, पहले उस कारण को समझते हैं। मान लो ये एक एटम है, तो एटम के सेंटर पे कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, और इसके आसपास खुद के इलेक्ट्रॉन तो है, पर मान लो कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कोई एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू मंडरा रहा है। पिछले टॉपिक में किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, मान लो वो लूज इलेक्ट्रॉन इसके आसपास ऐसे कहीं मंडरा रहा है, तो इसका काम क्या है, प्लस का काम क्या है, माइनस को अट्रैक्ट करना कि रिपेल करना, अट्रैक्ट करना। तो ये जो एटम का न्यूक्लियस है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो कोई भी एटम जब होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या दिखाना चाहिए, अट्रैक्शन दिखाना चाहिए, क्योंकि जितने भी एटम है पीरियोडिक टेबल में हर किसी के सेंटर में कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जनरल बात ये निकल के आती है कि एटम को इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो फिर सर जब एटम को इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाना चाहिए तो फिर क्या, कौन से ऐसे एटम है जो खुद इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। देखो
कौन से ऐसे एटम है उसके ऊपर बात करते हैं, पर उससे पहले जो मैं बात आपको समझा रहा हूं वो समझिएगा। जनरली एटम खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब एक लाइन सुनिएगा, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। क्या बोला मैंने? जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान सुनना, अगर एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होने वाली है? रिलीज होने वाली है। और मान लो कोई एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन खुद ब खुद नहीं दिखा रहा, और अपन ने ठान लिया कि तू तो अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा, पर हमको तो तेरे अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। भाई इलेक्ट्रॉन इसके आसपास मंडरा रहा है, ये नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिर भी एंटर करवाना है। तो जब ये खुद अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर जबरदस्ती डालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर आप जबरदस्ती या फोर्सफुली डालोगे तो आपको बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है इसमें तो खुद ब खुद अट्रैक्शन हो रहा है, तो जब जब अट्रैक्शन हो रहा है तब तब एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर एटम खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए बाहर से दम लगाना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहां पर तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। अब अगली बात सुने, ई ए पे आता हूं, ध्यान सुनना। हम इसको समझेंगे, पहले इसको समझ लिया तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ई ए का फुल फॉर्म क्या बोला गया आपको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड का मतलब अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन, या फिर लव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लव या इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मुझे बताइए, ये जो एटम्स है, जिन एटम्स के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं जनरली, क्या वो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन के लिए लव दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? बेटा दिखा रहे। और ये हम जिन भी एटम्स की बात कर रहे हैं, कौन है वो थोड़ी देर के बाद बताता हूं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन या लव दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। जो एटम इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है तो वो अट्रैक्शन कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव। दो चीजें आएंगी यहां पर, ए का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। नेगेटिव तो अपन मान के चल रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। या तो पॉजिटिव होगा या जीरो। बेटा एफिनिटी का मतलब क्या बोला मैंने? लव। लव, इलेक्ट्रॉन के लिए लव। अरे किसी चीज के लिए या तो प्यार होता है या नहीं होता है। प्यार होगा तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नाम का प्यार तो नहीं होता, उसको तो नफरत बोला जाता है। हम तो प्यार की बात करें, तो या तो प्यार होगा, प्यार होगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव, वरना नहीं होगा। तो यहां पर एक बात समझे, क्या ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? दिखा रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए लव है या नहीं है? है। और होगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या मान लिया जाएगा? जीरो। अब हम अपनी सहूलियत के लिए जीरो को क्या लिख देंगे? नेगेटिव। हालांकि स्टैंडर्ड टर्म जो है वो क्या है? जीरो, पर हम अपनी सहूलियत के लिए क्या मान लेंगे? नेगेटिव। हमारे लिए आसान होगा कुछ
चले है ना। अब ये जो भी पॉइंट डिस्कस किया है इसको फटाफट एक बार दिमाग में फिट कर ले, मैं पूछते जा रहा हूँ, बताते जाइए। बेटा एटम में दो तरह की कहानी, या तो एटम खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर खुद ब खुद अट्रैक्शन करेगा तो बताइए ईए का मतलब हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, है ना। मुझे बताइए अगर खुद ब खुद अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है कि नहीं है, और होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव। दूसरा केस, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है तो क्या मानेंगे, जीरो, या फिर हम क्या मान सकते हैं, नेगेटिव। अच्छा, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो, और एक्सो के लिए डेल्टा एच का साइन नेगेटिव। जब ई पॉजिटिव तो डेल्टा एच जी नेगेटिव। और जब अट्रैक्शन नहीं है तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए, फोर्सफुली एंटर कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्रोसेस कैसा होगा, एंडो, और एंडो के लिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव। जब ये जीरो तो ये पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। पर अब ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से एटम है जिसमें ऐसा होता है, और ऐसे कौन से एटम है जिनमें ऐसा होता है। जनरली तो आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एटम के सेंटर में कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियस। पूरे 118 जो है ना, सबके सेंटर में कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियस। तो कायदे से तो हर न्यूक्लियस को ये काम करना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में ये काम नहीं होता है। और वो केस कब होगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना नहीं चाहता होगा। एटम कब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता होगा, जब वो पहले से स्टेबल होगा। और पहले से स्टेबल कब होगा, तो आइए उस पर बात करते हैं। तीन केस होते हैं, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन। अगर आपको ग्रुप 18 का कोई एलिमेंट मिल जाए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, या फिर ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट मिल जाए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, या फिर नाइट्रोजन मिल जाए, ये वो तीन केसेस हैं जिनमें एटम खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। और इन केसेस में ये क्यों अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये फुलफिल्ड है, ऑक्टेट पूरा इनर्ट गैस है जिसका NH2 भरा हुआ है, और ये हाफ फिल्ड है और साथ ही साथ छोटे साइज का भी है। तो पूरा ग्रुप 18, पूरा ग्रुप 2 और नाइट्रोजन में ग्रुप नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन, ध्यान रखना है ना, नाइट्रोजन का ग्रुप नहीं लिखा है मैंने। तो ये वो तीन केसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। तो मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में कौन कौन है जो अट्रैक्शन दिखाएगा, मैक्सिमम एटम तो अट्रैक्शन दिखाएंगे। तो कौन कौन से अट्रैक्शन नहीं दिखाते, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले हम ईए और उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डेल्टा एचईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान सुनिएगा बेटा, जब भी कोई एटम, इधर देखो एक एटम है, न्यूट्रल एटम एक्स, इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने गए तो बेटा एक्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करके आपने क्या बनाया, एक्स माइनस। मुझे बताइए जनरल प्रोसेस बताइए, जनरल प्रोसेस बताइए, जनरली एटम इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, आप जब इक्वेशन लिखते हो तो रिलीज्ड एनर्जी को प्रोडक्ट साइड में ऐसे लिखते हो बेटा, ये सब 10th क्लास की बात है। अगर कुछ एनर्जी रिलीज होती है तो अपन यहां पर प्रोडक्ट साइड में प्लस करके वो एनर्जी लिख देते हैं। और ये जो रिलीज एनर्जी होती है ना, इसी रिलीज एनर्जी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है रिलीज्ड एनर्जी। यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही थी कि नहीं हो रही थी, हो रही थी, इसीलिए ईए का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। चाहे यहां 10 एनर्जी रिलीज होगी तो ये +10 हो जाएगा, या 50 एनर्जी होगी तो ये 50 प्लस में हो जाएगा। यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही कि एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहां पर रिलीज कितनी हुई, कितनी हुई, तो ईए का मतलब एब्सॉर्ब्ड एनर्जी होता है कि रिलीज्ड एनर्जी होता है, रिलीज एनर्जी। जितनी एनर्जी रिलीज होगी ना उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कभी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब रिलीज्ड एनर्जी होता है कि एब्सॉर्ब्ड एनर्जी होता है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलीज्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आईई में आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे, और ईए में आइसोलेटेड गैसियस एटम में एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा। इस एडिशन करते वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेफिनेशन बोलते जा रहा हूं, बोर्ड पे वैसे लिखी हुई है पर मैं डिक्टेट कर देता हूं, लिखते जाइएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when an additional electron
when an additional electron is added to the outermost shell, additional electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom, outermost shell of an isolated gaseous atom, outermost shell of an isolated gaseous atom. ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, x प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स x माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे. इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे. x प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स x माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, तो ये इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे. इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे तो आपको है ना ये इक्वेशन पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या होता है. ठीक है, अब इसके बाद जो नोट लिखा हुआ है ना बेटा, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं. तो नोट में क्या क्या कंडीशन आपको दी हुई है, आइए उसको समझते हैं. सबसे पहले नोट की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान सुनिएगा. पीछे प्रीवियस स्लाइड में हमने बात क्या करी कि जनरली किसी एटम में पहले इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कैसा प्रोसेस होगा. जनरली एक्सो या एंडो, क्योंकि जनरली तो एटम खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाएगा. तो जनरली पहले इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कैसा प्रोसेस होगा, एक्सो. लेकिन तीन केसेस, कौन कौन से तीन केसेस, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन. इसमें इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ऐड हो गया, जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा, जबरदस्ती. और जबरदस्ती करोगे मतलब एनर्जी लगानी पड़ेगी, और एनर्जी लगाओगे तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडो. तो नोट बनाइए, पहला और दूसरा पॉइंट लिखना है. बोल रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा. जनरली the addition of first electron to the neutral atom, generally the addition of first electron to the neutral atom is an exothermic process. Generally the addition of first electron to the neutral atom is an exothermic process. Point number 2. But in case of group 18, group 2 and nitrogen, the process is endothermic. The process is endothermic. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहां पर दो बातें डिस्कशन कर ली कि कब ये प्रोसेस एंडो होगा, कब ये प्रोसेस एक्सो होगा. जनरली पहले इलेक्ट्रॉन का जुड़ना एक्सो, लेकिन कभी कभार एंडो. तो पहले इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का प्रोसेस एंडो या एक्सो में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा. कब क्या होगा वो हमने डिस्कस किया. अब एक बात सुनो, मुझे बताओ, ये जो केसेस है इनमें से मैं ईए की बात कर रहा हूं अभी ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के लिए. मुझे बताओ इनमें से कौन सा केस है, पहला या दूसरा, कौन सा ऐसा केस है जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाता है. मतलब इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन इसका ज्यादा है. अरे भैया अट्रैक्शन दिखा रहे मतलब इसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है, और इनका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है. एग्जाम में कभी आपको ईए का ऑर्डर बनाने को आ जाए, किसका ऑर्डर, ये सब हमेशा ईए के ऑर्डर में पीछे, और ये सब ईए के ऑर्डर में आगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाते. अब अट्रैक्शन जो दिखाते हैं ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, और जो अट्रैक्शन नहीं दिखाते ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट है. तो जो दिखाते हैं उनमें से कौन ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, कौन कम दिखाएगा. भाई इनका सबका अट्रैक्शन बराबर तो होगा नहीं, कोई ज्यादा दिखाता होगा, कोई कम दिखाता होगा. तो उसका ऑर्डर कैसे बनेगा. और जो अट्रैक्शन नहीं दिखाते, इनमें से भी कोई बहुत ज्यादा ही नहीं दिखाता होगा, कोई थोड़ा सा ज्यादा दिखाता होगा, कोई थोड़ा ज्यादा दिखाता होगा. तो उन दोनों के ऑर्डर को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है. पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं. मुझे बताइए, ये जो एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखा रहे थे, ये क्यों अट्रैक्शन दिखा रहे थे, क्यों दिखा रहे थे. इसकी वजह से दिखा रहे थे. न्यूक्लियस ही तो वो होल सोल है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था. अब मुझे बताओ, मान लो मैंने आपको एलिमेंट बोला लिथियम, आपको एलिमेंट बोला बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. देखो जरा ध्यान से, क्या ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं है. क्या इनमें से आप उनको पहचान सकते हो जो अट्रैक्शन दिखा रहे होंगे और जो अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे होंगे. मुझे बताओ कौन कौन नहीं दिखा रहा होगा अट्रैक्शन.
कैसे पता चला? ग्रुप 2 नाइट्रोजन, ग्रुप 18 ये अट्रैक्शन, पर बाकी सब लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये तो अट्रैक्शन दिखा रहे होंगे। और इनमें से कौन ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा और कौन कम अट्रैक्शन दिखाएगा ये डिसाइड कैसे होगा? न्यूक्लियस से। जिसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींच लेगा। तो मुझे बताओ, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। इसको भूल जाना, जो अट्रैक्शन नहीं दिखाते इनको भूल जाइए। अभी जो अट्रैक्शन दिखाते हैं उनमें बात कर रहा हूं। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को धुआंधार तरीके से खींचेगा, और जितना धुआंधार तरीके से खींचेगा इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से जुड़ जाएगा। मतलब इनमें ये भी अट्रैक्शन दिखाता है, ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखाएगा? फ्लोरीन। तो आइए अब इसी के ऊपर बात करेंगे। यहां पर एक बात लिखी हुई आपके सामने, नेट अट्रैक्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईए। ध्यान सुनना, नेट अट्रैक्शन कहने का मतलब किसकी बात कर रहा है? जेड इफेक्टिव। जो अट्रैक्शन दिखाते हैं उनमें से बात कर रहा हूं। जो भी अट्रैक्शन दिखाते हैं उनमें से जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा या कम अट्रैक्शन दिखाएगा? ज्यादा। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका अट्रैक्शन ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और बेटा जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। और ध्यान सुनना, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब तो एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अरे हाँ, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अरे भाई ये संसार का नियम है, जब जब अट्रैक्शन होता है और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब जिसको समझ आए ठीक है, पोगो देखो, ठीक है। अब सुनो, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा, और रिलीज एनर्जी को ही तो क्या बोला जाता है? ईए। इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो ईए ज्यादा। अच्छा, ईए ज्यादा तो ईए में बाय डिफॉल्ट अपन क्या लेके चल रहे? पॉजिटिव लेके चल रहे कि जीरो लेके चल रहे? पॉजिटिव। ईए जब भी अपन बात करेंगे ना तो पॉजिटिव की ही बात होगी, ये बात समझ के चलेंगे, ठीक है ना? ये नोट करिए इस पॉइंट को। तो जो जो अट्रैक्शन दिखाते हैं उनमें से अगर हमें कभी डिसाइड करना है कि भैया किसका ईए ज्यादा होगा ऑर्डर बनाते वक्त और किसका ईए कम होगा, तो आपको जेड इफेक्टिव पे जाना पड़ेगा। फैक्टर्स वही रहेंगे, लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव, टॉप टू बॉटम, रेडियस या शेल नंबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज आ गए तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, वही सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आपके मैच देखने के लिए टीवी भी लगवा दी गई है, ठीक है। और जो मैच ना देख सके वो पोगो भी देख सकता है इसमें, है? तू तो पोगो ही देख फिर, है? मोटू पतलू देखता था, पोगो क्या? हाँ तो पोगो भी तो आता है। नहीं, पोगो में तो भीम आता है, छोटा भीम। वो किस पे आता है? निकोलोडियन पे आता है क्या? चलो आइए, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ये तो उनके बारे में बात हो गई, ये तो उनके बारे में बात हो गई जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहे थे कि कौन ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, जिसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अब कौन कौन अट्रैक्शन नहीं दिखाता? ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाता। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा, ये भी नहीं दिखा रहा, ये भी नहीं दिखा रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इनके आसपास मंडरा रहा है, इन्हें बोलना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो अब फिर भी आपन ने सोच लिया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, ये खुद तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो क्या हमें फोर्सफुली जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा? हाँ। और जब जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर कराना होगा तो तीनों नहीं मान रहे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो पर तीनों के साथ जो फोर्स लगाया जाएगा वो बराबर लगाया जाएगा, अलग अलग हो सकता है? अलग अलग। भाई बराबर थोड़ी, जरूरी थोड़ी कि सबको बराबर ही फोर्स। कोई मना कर, नहीं, तो कोई ऐसे भी मना करता नहीं नहीं, तो थोड़ी देर में मान जाए, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर में नहीं, अलग अलग है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा, ये भी नहीं दिखा रहा, ये भी नहीं दिखा रहा। तीनों में इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा। लेकिन इनमें से किसी के साथ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और किसी के साथ कम फोर्स लगाना पड़ेगा। पहली बात तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन के लिए मना क्यों किया था? क्योंकि ये स्टेबल थे। कैसे स्टेबल थे, चलिए उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एंडोथर्मिक प्रोसेस वालों की, है ना,
एंडोथर्मिक प्रोसेस वालों के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ले रहा हूं मैं, केवल सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जो एंडो वाला था, ग्रुप 2, ग्रुप 18 और नाइट्रोजन, ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट आ गए जिनमें इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती एंटर करवाया जाएगा। इसमें क्यों जबरदस्ती एंटर करवाना पड़ा? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2। क्या ये 2s2 फुलफिल्ड है कि नहीं है बेटा? है। तो इसको बोलेंगे फुलफिल्ड एस सबशेल, या फिर मैं लिख देता हूं फुलफिल्ड सबशेल। मुझे बताइए इसमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये 2p3 हाफ फिल्ड सबशेल, एस और पी तो सबशेल ही होते, तो हाफ फिल्ड सबशेल। मुझे बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या? 2p6। क्या ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है बेटा? है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करता हूं, क्योंकि तो कौन कितना ज्यादा स्टेबल है वो किससे पता चलता है? कॉन्फ़िगरेशन से। अगर मैं तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करता हूं तो मुझे बताइए तीनों में से सबसे खतरनाक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? नियॉन। इनर्ट गैस तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल 3 पॉइंट किसके साथ? नियॉन के साथ। इन दोनों में से बताइए फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फुलफिल्ड। ये मोर स्टेबल कंपैरेटिवली, और ये सबसे कम स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, और इसकी उन तीनों में सबसे ज्यादा। तो मुझे बताओ इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज्यादा स्टेबल वो, उससे कम ये, उससे कम ये। अच्छा इसने भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्यों मना करा? मैं स्टेबल हूं। इसने भी क्यों मना करा? मैं स्टेबल हूं। इसने भी क्यों मना करा? मैं स्टेबल हूं। अब अपन ने इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए फोर्स लगाना चालू किया। बताइए कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मान जाएगा? नाइट्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों ये सबसे आसानी से मान जाए? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। ये सब बोले नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, नहीं चाहिए, दिया इलेक्ट्रॉन, ले लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसने 2 बार मना कर, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, 2 बार दिया, ले लिया इसने, 3 बार मना कर, नहीं 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 चाहिए, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर हमें ईए का ऑर्डर बनाना है, किसका ऑर्डर बनाना है? ईए का ऑर्डर बनाना होगा हमें आगे, है ना। तो ईए का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होता ही है, पर उसको अब हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। मुझे बताइए इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा? तो वो ऑर्डर में सबसे पीछे रहेगा। उससे ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखाएगा? बेरिलियम। और तीनों में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखाएगा? नाइट्रोजन। तो ये ऑर्डर बन जाएगा इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और ये सारी की सारी प्रोसेस कैसी है? एंडोथर्मिक। और ये वो है जो अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे। अब इनके अलावा अगर ये आएंगे ना, तो ये ऑर्डर में उसके आगे ही जाएंगे। ये बात कंफर्म, इसको नोट डाउन करिए फटाफट। तो जो अट्रैक्शन दिखाते हैं उनमें कौन ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, कौन कम अट्रैक्शन दिखाएगा, उसके लिए जेड इफेक्टिव का यूज किया जाएगा या दूसरे फैक्टर्स का यूज किया जाएगा। और जो अट्रैक्शन नहीं दिखाते, ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन, उनके लिए ऑर्डर हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है। और ये ऑर्डर दिमाग में फिट रहना चाहिए कि ग्रुप 18 तो बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, ग्रुप 2 थोड़ा बहुत दिखा देगा, और नाइट्रोजन उससे भी ज्यादा अट्रैक्शन दिखा देगा। चले, है ना। अब ये केसेस हो जाने के बाद यहां पर हमने ईए के बारे में डिस्कशन किया और उसके बारे में डिस्कशन करा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? देखो ईए तो हमने समझ लिया। अब ईए के जस्ट बाद जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ईए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पहले तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन पे आते हैं। सुनिए ईए का डेफिनेशन पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड। यहां पर अपन क्या बोलेंगे? एंथैल्पी का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। तो द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। वहां पर तो एनर्जी रिलीज की बात हो रही थी, यहां पर रिलीज भी हो सकती है और
एब्जॉर्ब भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन एंडो और एक्सो। तो आइए इसके ऊपर चलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एचईजी की जो डेफिनेशन है, टोटल एनर्जी चेंज कर लेना इसे, टोटल एनर्जी चेंज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिख लें जरा डेफिनेशन, टोटल एनर्जी चेंज इन दिस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन के जुड़ते वक्त जो एनर्जी चेंज होगा उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द टोटल एनर्जी चेंज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और प्रोसेस कौन सी है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन की। चलिए, है ना। अब आगे की बात सुनेंगे, ध्यान सुनना। ये 2 पॉइंट्स आपके सामने लिखे, इन 2 पॉइंट्स को इंडिविजुअली मैं डिस्कस करके बता रहा हूं। इधर बताइएगा मुझे बेटा, किसी भी न्यूट्रल एटम में जब आप पहला इलेक्ट्रॉन जोड़कर X माइनस बना रहे थे, मुझे बताइए इसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटी थी। जनरली तो एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाता है कि नहीं दिखाता, दिखाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाता है तो ये का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, 0 आएगा, पॉजिटिव। और मुझे बताइए कुछ केसेस में, कौन कौन से 3 केसेस, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन, इनमें इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाता है कि फोर्सफुली एंटर करना पड़ता, फोर्सफुली। तो इसका ये क्या माना था, 0 0, या फिर हमने अपनी सहूलियत के लिए नेगेटिव। तो अब आप मुझे बताओ, जनरली एटम में पहले इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के लिए ईए का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। और ईए अगर पॉजिटिव होगा तो क्या डेल्टा एचईजी होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा भैया, ईए पॉजिटिव मतलब इसने अट्रैक्शन दिखाया है। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो। और एक्सो प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है। और ये कौन सा केस है, जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन नहीं दिखाता है। अगर इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन नहीं दिखाया तो इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली एंटर कराना पड़ा, इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली एंटर कराना पड़ा मतलब एनर्जी लगानी पड़ी, एनर्जी लगानी पड़ी। तो बताइए प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडो। तो ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन का प्रोसेस कैसा हो जाएगा बेटा, एंडो। और एंडो प्रोसेस के लिए ईए या तो 0 या नेगेटिव मान के चलेंगे, और अगर एंडो है तो डेल्टा एच का साइन कन्वेंशन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों बातें नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि जब ईए पॉजिटिव है तो डेल्टा एचईजी नेगेटिव है, और जब ईए 0 या फिर नेगेटिव है तो डेल्टा एचईजी पॉजिटिव है। चले, है ना। अब ये पॉइंट को डिस्कस करने के बाद, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी को समझने के बाद, देखो आपके सामने यहां पर एक लैंग्वेज लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या लैंग्वेज है, ध्यान से सुनना और ध्यान समझना। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपको कई तरह की लैंग्वेज से पूछा जा सकता है, और एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कई तरह की लैंग्वेज से पूछा जा सकता है, और उसी लैंग्वेज को हमें समझना है। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में ये और डेल्टा एचईजी, इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। कभी बोलेगा ईए मोर पॉजिटिव, तो कभी बोलेगा डेल्टा एचईजी मोर पॉजिटिव, कभी बोलेगा ईए मोर नेगेटिव, तो कभी बोलेगा डेल्टा एचईजी मोर नेगेटिव, कभी ये मोर पॉजिटिव, कभी वो मोर पॉजिटिव, कभी ये लेस पॉजिटिव, कभी वो लेस पॉजिटिव, कभी ये मोर नेगेटिव, कभी वो मोर नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और मोर और लेस में कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और उसी के लिए हम यहां पर कुछ लैंग्वेज को समझ रहे हैं, ध्यान सुनना। एक बात बताओ, ईए का वैल्यू और डेल्टा एचईजी का वैल्यू, ध्यान सुनेगा। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आपको डेल्टा एचईजी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने डेल्टा एचईजी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ईए को समझना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है तो पॉजिटिव, नहीं है तो 0। तो इससे अपने को यह आसानी समझ में आता है कि अगर अट्रैक्शन है तो खुद ब खुद अट्रैक्शन होगा, खुद ब खुद अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होगी तो ये नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं है तो जबरदस्ती एंटर कराना पड़ेगा,
जबरदस्ती एंटर कराना पड़ेगा तो एनर्जी लगानी पड़ेगी तो ये हो जाएगा एंडो। अब मुझे बताओ, जब ईए का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये कैसा होता है, और जब ईए का वैल्यू नेगेटिव या फिर जिसका एक्चुअल कहने का मतलब है जीरो, तो ये कैसा होता है? ये बात तो समझ में आती है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन ध्यान सुने, जब ईए मोर पॉजिटिव तो ये भी मोर नेगेटिव, मोर के साथ मोर रहेगा और लेस के साथ लेस रहेगा। अगर मैं बोलूं ईए मोर पॉजिटिव तो डेल्टा एच जी मोर नेगेटिव। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है ना कि इनमें से किसका ईए मोर पॉजिटिव है, तो वही क्वेश्चन आपसे दूसरी लैंग्वेज में क्या पूछेगा कि इनमें से किसका डेल्टा एच जी मोर नेगेटिव है। और अगर ईए लेस पॉजिटिव का क्वेश्चन आता है तो उसी को क्या बोल सकता है? डेल्टा एच जी लेस नेगेटिव। मतलब प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, लेकिन मोर का मोर ही रहेगा और लेस का लेस ही रहेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी ये रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा तो ये नेगेटिव होगा, और जितनी कम एनर्जी ये रिलीज करेगा उतना ही कम ये नेगेटिव होगा। इसलिए मोर का मोर और लेस का लेस ही रहेगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या कहने का मतलब है। मान लीजिए कोई एक एटम ए है, कोई एक एटम बी है, जिसमें इनिशियली एनर्जी 100 थी। अब इसने कुछ एनर्जी रिलीज करी और एनर्जी रिलीज करके ये कितने पे आ गया? 20 पे। ये इसकी इनिशियल एनर्जी थी और ये इसकी फाइनल एनर्जी है। 100 से आ गया 20 पे। बताइए कितनी एनर्जी रिलीज करी इसने? 80। तो वो जो रिलीज्ड एनर्जी है उसी को तो आप ईए बोलते हो, और वो एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 80। और उसको आप कैसे लिखोगे? पॉजिटिव, क्योंकि अट्रैक्शन हुआ है तभी तो एनर्जी रिलीज हुई है, और एनर्जी रिलीज हुई है तो आपने इधर प्लस 80 लिखा होगा, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान इधर 80 एनर्जी रिलीज हुई है, और उसी को आपने प्लस साइन के साथ यहां पर लिख दिया कि ये प्लस 80 आ रहा है। और मुझे बताइए, अगर ईए प्लस 80 है तो जब ये मोर है ये भी मोर ही होगा, बस ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अगर मान लो यहां पर 100 से 50 पे आता हूं, यहां एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं हुई? हुई। कितनी रिलीज हुई? 50। जितनी रिलीज हुई उसको अगर प्लस में लिख दूंगा तो क्या कहलाएगा? ईए। अब बताइए, इसका ईए मोर पॉजिटिव, इसका ईए लेस पॉजिटिव। और बताइए इसका डेल्टा एच जी निकालूंगा तो -50 ही तो आएगा। तो जब ईए मोर पॉजिटिव तो डेल्टा एच जी मोर नेगेटिव, जब ईए लेस पॉजिटिव तो डेल्टा एच जी लेस नेगेटिव। मतलब मोर का मोर लेस का लेस ही रहेगा, बस प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। ये बात को समझने के बाद इसको हटाता हूं, आते हैं लैंग्वेज के ऊपर। पहली बात तो अपन ये समझ ली कि मोर पॉजिटिव, मोर नेगेटिव, लेस पॉजिटिव, लेस नेगेटिव क्या है। अब आइए इस पे। मान लो आपको बोला गया इफ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी। इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी का मतलब मैं कौन सा केस पढ़ रहा हूं? जनरल वाला केस या वो 3 वाला केस? जनरल वाला। और डिफिकल्ट बोल दिया मतलब वो 3 वाला। और अब मैं बोल रहा हूं इजी तो बहुत सारों में होगा ना, सिर्फ वो 3 तो। अब जनरल है तो जनरल में तो बहुत सारे एलिमेंट है, लिथियम भी है तो बोरॉन भी है तो कार्बन भी है तो ऑक्सीजन भी है तो फ्लोरीन भी है, सब में इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इजी। किसकी बात कर रहा हूं? मोस्ट इजी। मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन सबसे आसान है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा कि सबसे कम होगा? सबसे ज्यादा। तो अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन भी वहां पर ज्यादा होगा। अच्छा मुझे बताइए, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, अगर अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, तो बताइए ईए का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन है उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। अच्छा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, प्रोसेस एक्सो या इंडो? एक्सो। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बेटा उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, और जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा डेल्टा एच जी। जब ई ए पॉजिटिव तो डेल्टा एच जी नेगेटिव, मोर का मोर ही रहेगा और लेस होता तो लेस हो जाता। आइए इधर बात करते हैं। यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, मैं बात कर रहा हूं मोस्ट डिफिकल्ट की। तो बताइए डिफिकल्ट कौन से केस होते? 3, ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन। और मैंने बोल दिया मोस्ट डिफिकल्ट, मतलब सीधे दिमाग में चमक जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं इनर्ट गैसेस की। किसकी बात कर रहे हैं?
तो बताइए इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाता है कि नहीं दिखाता? नहीं दिखाता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाता, रत्ती भर भी नहीं दिखाता। अब मुझे बताइए कोई इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा, किसी में इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉन के लिए वो अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा, तो आपको एनर्जी खुद बाहर से लगानी पड़ेगी। तो आप क्या बोलेंगे? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बाहर से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अच्छा, एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है तो मुझे बताइए प्रोसेस एक्सो होगा कि एंडो होगा? एंडो। और मोर एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब है मोर एंडो, और एंडो के लिए डेल्टा एच का साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, और मोर एंडो है तो कैसा हो जाएगा? मोर पॉजिटिव। और जब डेल्टा एच ई जी मोर पॉजिटिव तो ई ए मोर नेगेटिव, या फिर अगर सीधी शब्दों में बोल दे तो जीरो, इलेक्ट्रॉन के लिए कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। तो ये नोट करिए, ये दोनों फ्लो चार्ट, और इसी के बेसिस पे, इसी के लैंग्वेज पे क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं उसको इसके बाद देखते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए ये। तो यही लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करेगा, एक ही क्वेश्चन को 6-7 तरीके से पूछ सकता है। जहां आज हो जाएगा वहां पर ये। चले बेटा ना, अब ये लिखने के बाद आइए इसके ऊपर क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे, फटाफट नोट डाउन करिए इसे। एक ही क्वेश्चन है, 3 लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है, तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आ जाए एक ही बात है। केमिकल बॉन्डिंग की एलपी मिल गई, पीरियोडिक की तो मिली गई थी ना, केमिकल बॉन्डिंग की भी होगी, बात ले लेना होगी, पहले से रख लो। मिल गई, सो रहा होगा सब, देख लेना बाहर। चले बताइए, इसमें क्वेश्चन में पहले क्या बोल रखा है आपको? इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या पूछ रखा है? मोस्ट इजी या मोस्ट डिफिकल्ट? मोस्ट डिफिकल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन मोस्ट डिफिकल्ट बोल रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? आपको बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी मतलब मोस्ट एंडोथर्मिक।
और मोस्ट एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम। अब मुझे बताओ, आपको अगर ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन मोस्ट डिफिकल्ट है, तो मुझे बताइए नाइट्रोजन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नियॉन में से आंसर कौन होगा बेटा? नियॉन। बिल्कुल आसानी से बात समझ में आती है, तो आंसर विल बी नियॉन। अच्छा, इनमें से चारों में से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किसमें जुड़ेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा। बेरिलियम में भी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, नाइट्रोजन में भी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, नियॉन में भी जबरदस्ती एंटर होगा, पर तीनों में सबसे ज्यादा जबरदस्ती किसके साथ करनी पड़ेगी बेटा? नियॉन के साथ। तो आंसर अभी वही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन वही चारों हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई है। तो जिन्होंने पहले क्वेश्चन के ऑप्शन ना लिखे हो, यही ऑप्शन है पहले वाले क्वेश्चन के भी और दूसरे में भी वही है। चले, क्या बोल रखा है बेटा? एनर्जी रिलीज इज मैक्सिमम। एनर्जी रिलीज इज मैक्सिमम, मुझे बताइए इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? एक्सो। एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एनर्जी कब रिलीज होती है? जब अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी कैसे रिलीज करानी? कम या ज्यादा? ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज करानी मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा। तो जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये तो अट्रैक्शन दिखाता नहीं, ये भी नहीं दिखाता, ये भी नहीं दिखाता। आंसर केवल और केवल कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो आंसर इसका वही है, पर क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकती है। 3 लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है, और बाकी 5-6 लैंग्वेज जो है टोटल बन सकती है, वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको ऑलरेडी लिखा दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगला जो केस इसमें हमको समझना है बेटा, जैसे आईई में हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, वैसे ईए के अंदर हमें क्या पढ़ना है बेटा? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, या इसी टॉपिक को सक्सेसिव सक्सेसिव डेल्टा एचईजीज भी बोला जा सकता है, मतलब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज भी बोला जा सकता है। मैं ईए बोलूं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलूं, बात वही चल रही है। हाँ, अब देखिए, मुझे बताओ, पहले एटम में, न्यूट्रल एटम में कोई एक्स, ठीक है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ करके क्या बना दिया बेटा? एक्स माइनस। मुझे बताइए, यहां पर ये जो पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ा, किसी भी न्यूट्रल एटम में पहले इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? EA1, या फिर क्या कहेंगे बेटा? डेल्टा HEG1। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा रहा होगा? एंडो, एक्सो, या कुछ भी हो सकता है? बताइए, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा बोले जनरल? भाई जनरल बोलता तो ये एक्सो होता, और ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन में क्या होता? एंडो। पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस मे बी एक्सो और मे बी एंडो, ये कैसा भी हो सकता है। इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं, अभी तक यहां तक की बात हम कर चुके हैं। देखो इधर ध्यान से, EA1 और डेल्टा ICG की 1 की बात कर रहा है। इन जनरल एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल एटम इज एक्सो, एंड फॉर ग्रुप 18 टू नाइट्रोजन इट इज एंडो। किसी भी न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़कर मोनो नेगेटिव एनायन बना रहे हो तो ये प्रोसेस जनरली एक्सो और कभी कभार एंडो होगा। पहले ये इक्वेशन नंबर 1 और ये जो लिखा है इसको लिख ले, फिर 2 पे आते हैं। पहले 1 वाला लिख ले जो भी है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शुरू से यही बात अभी तक हमने समझी है कि पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है जब न्यूट्रल एटम में, पहले इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जनरली तो एक्सो होगा, लेकिन ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन के केस में वो एंडो भी हो जाता है, वो एंडो भी हो जाता है।
चलो बेटा, है ना। अब EA1 को लिखने के बाद आते हैं EA2 पे, ध्यान सुनिएगा बेटा। मान लो पहला इलेक्ट्रॉन जोड़कर आपने एक्स माइनस तो बना दिया, अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़कर आपको क्या बनाना है बेटा, X2 माइनस। या फिर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़कर आपको क्या बनाना है बेटा, X3 माइनस। या फिर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ के आपको क्या बनाना है, X4 माइनस। तो बेटा किसी भी न्यूट्रल एटम में एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाने का जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सेसिव EA या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इधर ध्यान दो, पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस एक्सो या एंडो कुछ भी हो सकता था, लेकिन यदि एक बार इलेक्ट्रॉन जुड़कर मोनो नेगेटिव आयन बन गया तो बताइए इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ना है, तो बताइए लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल। अब मान लो एक्स माइनस एक्स माइनस बन तो गया ऊपर वाली प्रोसेस में, एक्स माइनस बन तो गया ऊपर वाली प्रोसेस में, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो बताइए ये माइनस माइनस अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, रिपल्शन। और मान लो ये एक्स था, इसने एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर एक्स माइनस बनाया, तो माइनस इसकी पूरी चार्ज बॉडी पे आएगा, पूरी बॉडी पे आएगा, एक जगह नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास आया, इसका जो न्यूक्लियस बैठा है ना बीच में प्लस, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इसके आसपास आएगा वो माइनस चार्ज उसको वापस धक्का दे देगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपेल। ये घूम फिर के फिर आएगा, ये फिर धक्का दे देगा, ये घूम फिर के फिर आएगा, ये फिर धक्का दे देगा, ये चलता रहेगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड करवाना है, तो ये खुद तो अट्रैक्ट करने से रहा, और जब खुद अट्रैक्ट करने से रहो फिर भी इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है, तो क्या आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और बाहर से फोर्स लगाया आपने तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडो। और ये प्रोसेस कैसा रहेगा, ऑलवेज एंडो। इसमें तो कभी एक्सो कभी एंडो हो सकता था। ये पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट ले लो, 118 में से कोई भी ले लो, तो पहला इलेक्ट्रॉन का जुड़ना तो एक्सो एंडो हो सकता था, वो डिपेंड करता है कि ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन है या जनरल है। लेकिन उन 118 के 118 में से किसी का भी अगर 1 नेगेटिव बन गया तो उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने आप कभी नहीं जुड़ सकता, और उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब यहां पर मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और सुनिएगा, टू ओवरकम द रिपल्शन, इस रिपल्शन से बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, टू ओवरकम द रिपल्शन एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। रिपल्शन से बाहर निकलना है और इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना होगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। मुझे बताइए, मतलब यहां से यहां बनने का प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडो। कभी एंडो कभी एक्सो, या ऑलवेज एंडो, ऑलवेज एंडो। दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस हमेशा एंडो, चाहे कोई भी एटम हो 118 में से। मुझे बताइए, एक बार ये बन गया, अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो बताइए माइनस माइनस अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल। और रिपल्शन को ओवरकम करके अगर इलेक्ट्रॉन को आपको जोड़ना है तो बताइए फिर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब ये प्रोसेस भी कैसा, एंडो। अच्छा, ये भी एंडो और ये भी एंडो, दोनों में से ज्यादा एंडो कौन होगा, ये की है दूसरा वाला, क्यों, मैग्नीट्यूड बढ़ गया बेटा। यहां मैग्नीट्यूड कम था, कूलम्स लो, कम मैग्नीट्यूड है तो रिपल्शन कम होगा, और ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। और रिपल्शन जितना तगड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना उतना मुश्किल होगा, और काम जितना मुश्किल होगा दम उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सेकंड वाला जो प्रोसेस है उसको लिख लें फटाफट। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, ये लिख लें एज इट इज।
चले, है ना। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, 2 मिनट के लिए। यहां पर जरा आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू एनी न्यूट्रल एटम। ध्यान सुनना, ध्यान समझना। एक्स में एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर आपने क्या बनाया? एक्स माइनस। और इस एक्स माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ करके आपने क्या बनाया? एक्स टू माइनस। अभी हम एक्स टू माइनस की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, एक्स टू माइनस बनाने के लिए, एक्स टू माइनस बनाने के लिए एक्स में कौन सा इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है? पहला कि दूसरा? दूसरा। तो इसी को हम बोल रहे हैं एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल एटम एक्स। तो क्या बन जाएगा? एक्स टू माइनस। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते थे? ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू द मोनो नेगेटिव एनायन ऑफ एक्स। इसको भी आप क्या बोल सकते थे? एक्स के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों बातें डिफाइन कर जा सकती है। जैसे हमने आईई जब पढ़ा था, तो आईई 2 ऑफ एम was equal to IE 1 of M plus। उस तरह की बात यहां हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, इस एग्जाम्पल के ऊपर बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल के ऊपर बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पॉइंट सुनना। आपने ऑक्सीजन लिया बेटा, ऑक्सीजन में पहले इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से क्या बन जाएगा? O माइनस। मुझे बताइए, पहला इलेक्ट्रॉन का जुड़ना किसी न्यूट्रल एटम में, पहले इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कैसा कैसा हो सकता है? एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। जनरली कैसा होगा? क्या ये एक्सो वाला केस है कि एंडो वाला केस है? एक्सो। एक्सो है ये। ना ये ग्रुप 18 है, ना ये ग्रुप 2 है, ना ये नाइट्रोजन है। इसमें पहले इलेक्ट्रॉन का जुड़ने का प्रोसेस कैसा होगा? एक्सो। अगर एक्सो है तो उसके डेल्टा एच की कुछ वैल्यू होगी, इसके डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि ये प्रोसेस एक्सो है। और वो नेगेटिव में वैल्यू कितनी है बेटा? 141 किलो जूल पर मोल। ठीक है, वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं, आपको साइन से मतलब है। नेगेटिव है मतलब एक्सो है। अच्छा, ऑक्सीजन नेचर में जब आयन बनाता है तो ऑक्साइड आयन बनाता है। कौन सा आयन? जैसे फ्लोरीन बनाता है फ्लोराइड, क्लोरीन बनाता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड। बताइए ऑक्सीजन का आयन कौन बनता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है? ओ पे कितना चार्ज होता है? 2 माइनस। कितना होता है? 2 माइनस। क्यों होता है 2 माइनस? इनर्ट गैस बनने के लिए। ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, करने कितने? 10। भैया 8 पे है तो 2 रास्ते, इधर भी एक इनर्ट गैस होती है, इधर भी एक इनर्ट गैस होती है। 8 से 2 पे पहुंचना आसान है कि 10 पे पहुंचना आसान? 10 पे है। और 10 पे पहुंचना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज कितना आ जाएगा? 2 माइनस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए मुझे, ऑक्सीजन से O माइनस बना दिया, लेकिन O माइनस पे कहानी रुकेगी नहीं, इसको तो O माइनस 2 बनना है। तो O माइनस 2 बनने के लिए वो जो O माइनस तैयार हुआ, उसने एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, और एक्सेप्ट करके क्या बना लिया बेटा? O2 माइनस। लेकिन ये जो बनने का प्रोसेस होगा, उसमें नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? रिपल्शन। और रिपल्शन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा, और जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडो। और एंडो के लिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव। और ये जो रिपल्शन होगा ना, यहां पर जो भी अट्रैक्शन हुआ होगा उसके मुकाबले ये रिपल्शन तगड़ा होगा, और इसीलिए ये रिपल्शन का जो वैल्यू होगा उसको ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी इसके मुकाबले बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पर देनी पड़ेगी। हमेशा मोनो नेगेटिव आयन का बनना जनरली एक्सो, कभी कभार एंडो हो सकता है। ये एक्सो एंडो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कितना भी एक्सो हो, अगर आपने उसी का पॉली नेगेटिव एनायन बनाया। कौन सा नेगेटिव? पॉली नेगेटिव। मोनो नेगेटिव, पॉली, बाय नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव, टेट्रा नेगेटिव, पेंटा नेगेटिव, इनको हम क्या बोलेंगे? पॉली नेगेटिव। मोनो नेगेटिव, पॉली नेगेटिव। मोनो नेगेटिव बनना एक्सो या एंडो कुछ भी हो सकता है। अगर ये एंडो है तब तो कोई झंझट ही नहीं है, पर अगर ये एक्सो है तो इसने कुछ एनर्जी रिलीज की होगी, और इसने जितनी भी एनर्जी रिलीज करी होगी ना, इसके एडिशन में उससे कई ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, और ये वैल्यू इसी बात को सजेस्ट करता है। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऐड करते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है? नेट रिएक्शन निकालना है। नेट रिएक्शन निकालने के लिए इसको ऐड करते हैं। मुझे बताइए, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। क्लास 11 में रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग सीखा होगा आपने। ओ को यहां पर एज इट इज लिख दिया, ये दोनों ऐड हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए? 2। और यहां पर ये कैंसिल हो गया तो बचा केवल कौन? O2 माइनस।
क्या आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन में सीधे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके भी अपन O2 माइनस बना सकते हैं? हाँ। अब O2 माइनस चाहे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़कर बनाया हो आपने, और O2 माइनस चाहे डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन जोड़कर बनाया हो आपने, जो नेट रिएक्शन आएगी बेटा, आपने यहां पर क्या करा है, ऐड किया है, तो इन दोनों को भी ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐड हो रहा है तो ये भी ऐड होगा। मुझे बताइए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यही होता है, और इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 603 किलो जूल पर मोल। मुझे बताइए ये जो प्लस का साइन है ये क्या बता रहा है कि प्रोसेस कैसा होगा? एंडो होगा। एक बात सुनिएगा, मोनो नेगेटिव एनायन बनने का प्रोसेस एंडो या एक्सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर पॉली नेगेटिव बन रहा है, वो चाहे कैसे भी बनाओ, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ के पॉली नेगेटिव बना दो, 1 इलेक्ट्रॉन किस में जोड़ोगे? मोनो नेगेटिव में जोड़ोगे, या 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के, पर यहां पॉली नेगेटिव दिखना चाहिए, यहां पॉली नेगेटिव दिखना चाहिए, यहां पॉली नेगेटिव दिखना चाहिए, वो कैसे भी बनाओ, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ के बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के बनाओ, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ के बनाओ, अगर इधर पॉली नेगेटिव है तो वो प्रोसेस डेफिनेटली एंडोथर्मिक होगा ही होगा। तो आपको ये जो प्रोसेस अभी बताई गई है ऑक्सीजन वाली, पहले तो एक काम करें, इसको लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ प्रोसेस को समझना है कि इलेक्ट्रॉन के एडिशन का प्रोसेस या पॉली चार्ज एनायन के फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसा होता है बेटा? एंडो। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक तरह से, है ना, तो एनसीईआरटी में गिवन है आपको ये पॉइंट, तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बस साइन कन्वेंशन समझना है कि पहला प्रोसेस एक्सो, दूसरा एंडो, और दोनों का जो समेशन आ रहा है तीसरे में नेट में, वो भी एंडो को ही इंडिकेट कर रहा है, एंडो को ही इंडिकेट कर रहा है। चलिए, है ना, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान सुनना। एक स्टेटमेंट आपको लिखाया जा रहा है बेटा नोट के फॉर्म में, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर बात करते हैं इसमें। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ poly negative anion, the process of formation of poly negative anion, the process of formation of poly negative anion is always endothermic, is always endothermic, is always endothermic. जरा ये एग्जाम्पल देखिए बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल बेटा आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन सब पे आप चार्ज देखो, नेगेटिव चार्ज देखो, ये सब एनायन तो है, लेकिन ये मोनो नेगेटिव एनायन है कि पॉली नेगेटिव है बेटा? पॉली नेगेटिव। और पॉली नेगेटिव एनायन के बनने का प्रोसेस हमेशा कुछ भी हो जाए कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो ये बात अपन ने लिख ली, एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा इसको, O माइनस N3 माइनस C4 माइनस ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, सल्फाइड और फॉस्फाइड आयन आपको दिए हुए, ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, फॉस्फाइड और सल्फाइड आयन आपको दिए हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे ये बातों को डिस्कस करने के बाद, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सारी बात यहां दे रखी है आपको। फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव एनायन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑक्सीजन वाला इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन यहां पर दे रखा है आपको, ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं ये मतलब इसको अपन लिखे उससे पहले मैं इसको समझाता हूं आपको क्या है बेटा। ऑक्सीजन होता है O, आपने O से 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ के जब O माइनस बनाया, और O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ के O2 माइनस बनाया, मुझे बताइए ये वाला प्रोसेस जो था ये कैसा था? एक्सो। और ये वाला प्रोसेस कैसा हुआ? एंडो। ठीक है, बात समझ में आती है यहां तक? अच्छा,
इस केस में इक्वेशन थी 2p5, ये तो 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन 2p6। अपन क्या बोलते हैं, ये स्टेबल है क्योंकि ये क्या बन गया, इनर्ट गैस। लेकिन यहां से यहां बनते वक्त प्रोसेस कैसा हुआ, एंडो। पॉली नेगेटिव एनायन का बनने का प्रोसेस हमेशा एंडो, ये चाहे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के बनाओ चाहे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के बनाओ, पॉली नेगेटिव बन गया मतलब एंडो होगा। मुझे बताइए, एंडो का मतलब एनर्जी अंदर बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई। जबकि आप ऐसा पढ़ते हो कि अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल होती है तो उसकी तो एनर्जी कम होती है। और यहां देखो, अपन बोल रहे हैं कि ये स्टेबल भी है, इसके मुकाबले ये स्टेबल भी है, और इसके अंदर तो एनर्जी कम होने के बजाय बढ़ रही है। तो भाई जब इसमें एनर्जी बढ़ रही तो फिर ये स्टेबल कैसे हो गया सर। और दूसरी बात, फिर सर यहां से यहां जब बन रहा था, यहां से यहां जब बन रहा था तो एनर्जी रिलीज हुई थी, तो सर इसके मुकाबले तो इसकी एनर्जी कम है, तो फिर ऑक्सीजन को तो नेचर में O- बनाना चाहिए। लेकिन हम जानते तो है कि ऑक्सीजन नेचर में बनाता तो O2- है। तो क्यों ऐसा क्या हो गया कि भैया एनर्जी रिलीज होने का होकर ये बनता, फिर भी ये नहीं बनाया, और एनर्जी एब्सॉर्ब करके ये बनाया, तो उसका एक रीजन तो हो गया इनर्ट गैस। लेकिन सर इनर्ट गैस तो ठीक है, लेकिन एनर्जी रिलीज तो होनी चाहिए। ये बात तो तय है कि अगर कहीं पर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी एट द एंड रिलीज होगी। तो सर वो कहां रिलीज हो रही है वो समझना, आपने वो ध्यान सुनना। एक्चुअल में ये जो अभी अपन समझ रहे हैं ये आधी प्रोसेस है। आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक टॉपिक आएगा बॉर्न हेबर साइकिल। कौन सा टॉपिक आएगा, बॉर्न हेबर साइकिल। वहां पर आप क्या पढ़ोगे बेटा, इसको जो इलेक्ट्रॉन मिला ये कहीं से मिला हुआ ना, अपने आप थोड़ी आया। कहां से आया, जो केटायन बने थे पिछले प्रोसेस में आई में, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे थे और इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब मान लो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाया, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके O- बनाया। एक और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाया, और वही इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके O2- बना लिया, क्योंकि इसको तो O2- बनाना है और उसको Na+ बनाना है। और ये जब आपस में कंबाइन हो गए, भाई सामने कैटायन है और सामने एनायन है, कैटायन बनाते वक्त आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त भी तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ी थी। न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन को तोड़ना था, तोड़ना था तो एनर्जी देनी पड़ी थी, ये भी एंडो। और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी, ये भी एंडो। सर इसकी भी एनर्जी बढ़ गई पहले से, और इसकी भी एनर्जी बढ़ गई, दोनों में तो एनर्जी बढ़ रही है, तो कम कहां हो रही है। जबकि स्टेबिलिटी होने का मतलब तो यह है कि एनर्जी कम होनी चाहिए। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी यह है कि बेटा ये कैटायन और एनायन बताइए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी तो आप सिर्फ इसको समझ रहे हो, अभी तो आपने सिर्फ इसको समझा अकेले अकेले, आगे बॉन्डिंग में दोनों साथ में आएंगे। और जब ये सामने सामने आएंगे तो प्लस और माइनस में बोलिए क्या होगा, अट्रैक्शन। और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी यहां रिलीज होगी ना, इस एनर्जी को केमिकल बॉन्डिंग में बोला जाएगा लैटिस एनर्जी। क्या बोला जाएगा, लैटिस एनर्जी। तो यहां पर इन्होंने जितनी भी एनर्जी एब्सॉर्ब करी हो, केमिकल बॉन्डिंग में जब ये दोनों आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाएंगे ना, तो जितनी भी एब्सॉर्ब करी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी ये रिलीज कर देंगे। तो अल्टीमेटली शुरू से आखिरी तक जाने पर तो एनर्जी रिलीज ही होगी, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, स्टेबल हो जाएंगे। यही बात यहां लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा असर्शन को। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही बात है। O2- बनना एंडोथर्मिक है, बट मोस्टली एमओ, एमओ मतलब मेटल ऑक्साइड, एमओ का मतलब है मेटल ऑक्साइड। मेटल पे कोई प्लस होगा और ऑक्साइड पे कोई माइनस होगा। कंटेन O2- बिल्कुल सही बात है। O2- का बनना एंडो है, एंडो है तो अनस्टेबल होना चाहिए। फिर भी मेटल ऑक्साइड में जनरली ये अनस्टेबल वाला O2- ही मिलता है। क्यों मिलता है, तो उसका रीजन बोल रखा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको लैटिस एनर्जी बहुत आराम से कंपनसेट करके उससे बल्कि ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। बात बिल्कुल सही है, और ये इसको सही तरह से एक्सप्लेन भी कर देता है, और इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नोट डाउन कर ले इस क्वेश्चन को। हाँ बेटा बोलो।
क्या समझना है? आओ इधर, आओ इधर आओ, क्या हो गया? इधर खड़े होइए और उधर चलिए। आप बताओ, पहली लाइन पढ़ो। फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इज एंडोथर्मिक। क्या मतलब हो गया इसका? का बनना एंडो है। क्यों है एंडो? क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त एनर्जी देनी पड़ेगी। आगे पढ़ो। मेटल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो एनायन होगा वो O2 माइनस होगा। बात सही है गलत है? पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट सही, असर्शन इज ट्रू। ठीक, अब रीजन पे आओ। रीजन क्या बोल रखा है? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो लेटिस एनर्जी लास्ट में मैंने बोला रिलीज होगी, नीचे हरे कलर से जो लिखा है, ये एनर्जी उस एंडो के मुकाबले ज्यादा होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये इतनी ज्यादा होगी कि इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी ना, उसको ये एनर्जी आराम से कंपनसेट कर देगा। मतलब यहां पर मान ले 700 एनर्जी रिलीज हुई और इसको कितनी चाहिए थी? 603। तो अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा है तो ये कंपनसेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये इसको आराम से फुलफिल कर देगा। तो बात बिल्कुल सही है और यही उसका करेक्ट रीजन भी है। ठीक है, घबराने का नहीं है। लिख लिया भाई सबने? चले आगे बढ़ते हैं अगले केस पर। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें मैं और ऐड कर देता हूं। इनको इंडिविजुअली चेक करिए कि इनमें से कौन सा प्रोसेस एंडो होगा और कौन सा प्रोसेस एक्सो होगा। कौन सा? कौन सा रिपीट हो गया? सुबह सुबह ऐसी बातें करें तो समझ में भी आता है? कि मैं समझ सकता हूँ रात में कुछ, और अभी दोपहर में ऐसी बातें कर रहा है। दिन दहाड़े क्या है ये? अपराध है, ये घोर अपराध है। दिन दहाड़े ऐसी बातें नहीं करते। हम्म, रायता पी के आए ये। नींद आ रही है अभी इसकी। इत्मीनान से पहचानिए, सॉल्व करिए। पहले देखिए प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। मोनो नेगेटिव बन रहा है, पॉली नेगेटिव बन रहा है। पॉली नेगेटिव बनता है तो फिर तो आंख मूंद करके एंडोथर्मिक कर सकते हैं। मोनो नेगेटिव बन रहा है तो एंडो एक्सो में से कुछ भी हो सकता है। और वो डिसाइड कैसे होगा कि भाई अगर ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन है तो एंडो, कोई और होता है तो एक्सो। इस तरह की बातें आती है। चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इधर देखो, ये वाला जो प्रोसेस है, सिक्स्थ वाला, ये प्रोसेस है आईई का। पहली बात आप देखो, यहां पर आप एनायन बना रहे हो, यहां एनायन बना रहे हो, एनायन बना रहे हो, यहां पर प्लस से जीरो पे जा रहे हो। मतलब यहां भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा है आपने, यहां भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, यहां भी जोड़ा है, सब जगह इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं, इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो जब ये इंडो एक्सो का क्वेश्चन आएगा ना,
तो अभी तो हम ईए पढ़ रहे, तो अपन ईए मान मान के सॉल्व कर देते। पर ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव दोनों के प्रोसेस में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का प्रोसेस है, और न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने का जो प्रोसेस होता है वो ऑलवेज कैसा होता है बेटा, एंडो। अब बचे हुए जो केसेस है उस पर बात करते हैं। इसमें सब में बाकी जो केसेस है ना, उन सब में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करके इधर देखो, ये क्या है, मोनो नेगेटिव है कि पॉली नेगेटिव बेटा? पॉली। ये क्या है, पॉली। ये क्या है, पॉली। पॉली नेगेटिव का बनना हमेशा एंडो, हमेशा एंडो, और हमेशा एंडो, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन जोड़े हो, दो जोड़े हो, चार जोड़े हो, कुछ भी जोड़ा हो, एंडो ही रहेगा। अब मुझे बताइए, ये मोनो, बाकी सब मोनो नेगेटिव है, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़कर बाकी सब क्या है बेटा, मोनो नेगेटिव है कम से कम। तो मोनो नेगेटिव बनने का प्रोसेस या तो एंडो या एक्सो। ये ग्रुप 18 2 या नाइट्रोजन में से कोई है क्या? है। इसका प्रोसेस कैसा, एंडो। अच्छा मुझे बताइए, ये ग्रुप 2 है कि नहीं है बेटा? है। ग्रुप 2 में पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस एंडो। अच्छा मुझे बताइए, बाकी ये क्या है, ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन है या उसके अलावा है बेटा? उसके अलावा। तो ये जनरल वाला प्रोसेस है, एक्सो। ये जनरल वाला प्रोसेस है, एक्सो। ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस, आइए अब इन दोनों पे बात करते हैं। यही दोनों बचे बेटा। Na प्लस से Na प्लस से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। अच्छा मुझे बताओ, इधर ध्यान देना 2 मिनट ना, तूफानी क्वेश्चन है। Na प्लस से Na बनाया, बताइए प्रोसेस एंडो की एक्सो, एंडो की एक्सो। अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अब बताओ, एंडो की एक्सो, ये कौन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? खुद ब खुद जुड़ेगा कि जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा? खुद ब खुद जुड़ेगा। कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो होना ही है। ये कितना भी स्टेबल हो, कुछ भी हो, अगर प्लस के सामने माइनस आया, अट्रैक्शन होना ही है। प्लस के सामने माइनस आती है, अट्रैक्शन ना हो पाए तो दिक्कत है प्लस पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर प्लस के सामने माइनस आया, अट्रैक्शन होना तय है। तो अट्रैक्शन होगा, और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस बोलिए कैसा होगा, एक्सोथर्म। तो जब भी ये इस तरह की प्रोसेस आए ना, उसमें कॉन्फ़िगरेशन देखने मत बैठ जाना, कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं आएगा। अगर देखो इधर ध्यान सुनो, केस समझिएगा, प्लस के सामने माइनस आया, अट्रैक्शन होना ही है। माइनस के सामने माइनस आया, रिपल्शन होना तय है। कैटायन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हमेशा एक्सो, और एनायन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हमेशा एंडो होगा ही होगा। अब मुझे बताओ, इसको देखो, इसको देखो, इस केस को, ये वाला प्रोसेस तो कैसा हो गया, एक्सो। इसको बताइए, यहां पर 2 स्टेप है, O प्लस से O भी बन रहा है, और फिर O से O माइनस भी बन रहा है। मुझे बताइए, कैटायन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ने का प्रोसेस हमेशा एक्सो, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, और O से O माइनस भी एक्सो ही होता है। तो दोनों ही एक्सो है, तो आंसर भी तो एक्सो होगा। तो ये इसके आंसर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्लस के सामने माइनस आए तो अट्रैक्शन होना तय है, अट्रैक्शन होना ही चाहिए, एक्सो होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आईएस पे आपके सामने लिखे हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ध्यान सुनना, वही केसेस हैं, वही फैक्टर्स हैं। आपके सामने क्वेश्चन जब भी आता है तो कौन कौन सा क्वेश्चन आता है? पहला लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दूसरा आता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और तीसरा आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। बेटा जब भी इना पीरियड का क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनना मेरी बात, ऑर्डर बनाने के लिए जब भी इना पीरियड का क्वेश्चन आएगा तो इना पीरियड हम लोग कौन सा फैक्टर यूज करते हैं बेटा? जेड इफेक्टिव। अच्छा मुझे बताओ, पीरियड में एक और बात ध्यान रखनी है, एंडो एंडो वाले पीछे, एक्सो एक्सो वाले आगे। क्या ये बात याद आ रही है आपको? अब सुनो, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। अब हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं? एक्सो एक्सो वालों के लिए। एंडो एंडो का ऑर्डर तो अपन बना चुके हैं, एंडो एंडो का ऑर्डर तो अपन बना चुके हैं, एंडो एंडो का ऑर्डर तो अपन बना चुके हैं। तो अब एंडो की बात नहीं करो, एंडो तो पीछे जाएगा, और सारे जो अट्रैक्शन दिखाते हैं वो इसके आगे आएंगे। तो ये जो आगे आएंगे ना, इनमें कौन ज्यादा आगे आएगा और कौन कम आगे आएगा, उस पर बात हो रही। इसको बोलते हैं नेहा बहन, नेहा बहन, क्या बोलते हैं इसको? नेहा बहन।
तो नेहा बहन तो पीछे रहेगी। अब आगे कौन आएगा उस पर बात होगी, यहां पर ध्यान से देखिएगा। आइए, ये जो हम जेड इफेक्टिव लगा रहे हैं ये सिर्फ किसके लिए लगा रहे हैं बेटा? एक्सो वाले प्रोसेस के लिए, क्योंकि एंडो का ऑर्डर तो नेहा बहन बन गया था। अब एक्सो में ध्यान सुनो, मुझे बताइए एक्सो में वो है जो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और खुद ब खुद अट्रैक्ट क्यों कर रहे थे? न्यूक्लियस की वजह से। जिस न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी या ईए का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसको लिख ले, आगे बात में बात करेंगे, ये पूरा ही पढ़ लेंगे वापस। चलो छोड़ो, तो यहां तक पढ़ लेना, कल है ना सिलेबस यहां तक रहेगा, परसों के एग्जाम में पढ़ ले आराम से। ऑल द बेस्ट बेटा, है ना एग्जाम के लिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आपके जो माइनर्स हो रहे हैं, माइनर 1 2 3, इनको मिला के फिर आपका एसआरजी बैच बनेगा, ठीक है? स्पेशल बैच जो होता है एसआरजी बैच वो बनाएंगे, तो इसलिए टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके, क्योंकि इन्हीं के मार्क्स के बेसिस पे डिसीजन होगा बेटा। ओके बेटा, राधे राधे। हाँ भाई बोलो।